कैंप में हर तरफ रोशनी हो गई थी और किसी करीबी मोर्चे से मशीन गन की फायरिंग भी शुरू हो गई थी। गोलियां दीवारों और दरख्तों से चीखती हुई टकरा टकरा कर फट रही थी। मैं लाइट मशीन गन की बौछारें मारता पीछे हटता चला जा रहा था। अचानक मेरी दाएं जानिब और फिर उसके जरा आगे यके बाद दीगरे 2 हैंड ग्रेनेड गिरते ही फट गए। लोहे के टुकड़े चीखते हुए मेरे सर के ऊपर से गुजरे। मैं झुककर खारदार तारों की तरफ दौड़ा। कमांडो शेरवान मुझसे पहले वहां तक पहुंच चुका था। एकदम से खारदार तारों वाली दीवार के ऊपर रोशनी के राउंड फायर हुए और सारी दीवार और बैरक्स दिन की तरह रोशन हो गई। इस रोशनी में भारतीय फौजियों ने हमें देख लिया। चुनाचे अब मशीन गन्नों, राइफलों और ब्रेन गन्नों का फायर सीधा हम पर आना था। मैं जमीन पर लेट गया। रॉकेट लॉन्चर मेरे कंधे से निकलकर 1 गज परे जा पड़ा। मैंने उसे उठा लिया। रोशनी के जो राउंड फायर हुए थे वो पैराशूट वाले रोशनी राउंड थे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। उनकी रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। मैंने इस रोशनी में देखा कि बैरक और खारदार तारों वाली दीवार के साथ गेट की जानिब से फौजियों की कतारें फायरिंग करती हमारी तरफ तेजी से दौड़ती चली आ रही हैं। ये फौजी तेजी से बल खाते सांपों की तरह दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने चीख कर कमांडो से कहा, कमांडो निकल जाओ। उसके साथ ही मैं नीलिंग पोजीशन में घुटनों के बल बैठ गया। लॉन्चर में एक रॉकेट लोड किया। मैंने पहला रॉकेट करीबी बैरक की तरफ से आते फौजियों को निशाने लेकर फायर कर दिया। रॉकेट उनके दरमियान धमाके से फट गया। धमाके के साथ शोले बुलंद हुए और उसकी रोशनी में मुझे भारतीय फौजियों के जिस्म उड़ते नजर आए। मैंने दूसरा रॉकेट इसी पोजीशन में बैठे रुख बदल कर गेट की तरफ से आते फौजियों पर फायर कर दिया। उस तरफ भी रॉकेट धमाके से फटा और न जाने कितने फौजियों के परखचे उड़ गए। मैं खारदार तारों की तरफ दौड़ा। रोशनी वाले राउंड नीचे आकर बुझ गए थे। मुझे कमांडो शेरवान नजर नहीं आ रहा था। अचानक 3 और रोशनी राउंड फायर हुए और मैंने उनकी रोशनी में कमांडो को मौलवी साहब के कांधे पर डाले खारदार तारों के शिगाफ ही से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते देखा। इस दौरान वहाँ और फौजी नमूदार हुए और पहले की तरह मशीन गन और राइफलों का फायर हमारी तरफ आने लगा। मैं रिंग रिंग कर तारों की तरफ बढ़ रहा था। जब 2 हैंड ग्रेनेड मेरे करीब धमाकों से फटे तो मैंने लेटे लेटे बाकी चारों रॉकेट भी पोजीशन बदल बदल कर भारतीय फौजियों पर फायर कर दी गई। फौजी कैंप में हर तरफ धमाके, शोले, धुआं और शोरगुल मचा हुआ था। मैंने रॉकेट लॉन्चर एक तरफ फेंका और लेटे लेटे रेंगने लगा। अचानक कैंप में यके बाद दीगरे कयामत खेज धमाके शुरू हो गए। ये धमाके खारदार तारों के साथ साथ आगे गेट की तरफ होते जा रहे थे। हर धमाके के साथ शोले आसमान की तरफ बुलंद होते और उड़ते पत्थरों की चीखें सुनाई देती। कमांडो शेरवान रिमोट कंट्रोल से कैप्सूल बम को उड़ा रहा था। फिर एक धमाका क्वार्टर गार्ड की तरफ हुआ जिसकी रोशनी में मुझे एक जीप ऊपर उछल कर टेढ़ी होकर जमीन पर गिरती नजर आई। मैं उठकर तारों के शगाफ की तरफ दौड़ा। इतने में फौजी बैरक में भी एक धमाका हुआ और बैरक की छत उड़ गई। ऐसे लग रहा था जैसे फौजी कैंप पर बमबारी हो रही है। सारे के सारे कैप्सूल बम फटकर जितनी तबाही मचा सकते थे मचा चुके थे, मगर ये कोई 1-2 फौजी मोर्चे नहीं थे। पूरा फौजी कैंप था जहां ना फौज की कमी थी, ना असलहा और गोला बारूद की कमी थी। अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में यके बाद दीगरे 2 गोले आकर फटे। ये टैंक के गोले थे। भारतीय अब रोशनी राउंड फायर नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए कि उन्हें मालूम हो गया था कि उनका मुकाबला कश्मीरी कमांडो की पूरी कंपनी से है और उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है। वो नहीं चाहते थे कि उनके चलाए हुए रोशनी राउंड की रोशनी में हम उनके सिपाहियों पर रॉकेट फायर कर सकें। मुझे खारदार तारों में वो जगह अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी जहां से तारे काट कर हमने शगाफ डाला था। मेरे सामने हैंड ग्रेनेड और रॉकेट खत्म हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ लाइट मशीन गन और उसका मैगजीन ही बाकी था। जब टैंक के गोले मेरे इर्द गिर्द फटे और पत्थर और लोहे के टुकड़े चीख चीख कर उड़ने लगे तो मैं जमीन पर लेट गया और अंधेरे में दाएं बाएं और सामने की जानिब फायरिंग शुरू कर दी। साथ साथ मैं कांटे वाली तारों की दीवार की तरफ भी खिसकता जा रहा था। कोई गोला फटता तो उसकी रोशनी में मुझे दीवार के तार नजर आ जाते। एक बार गोला फटा तो मुझे तारों में एक सुराख दिखाई दिया। भारतीय फौजियों को अब मैं भी शायद नजर नहीं आ रहा था। चुनाचे फायरिंग मेरी दाएं जानिब हो रही थी और उस तरफ से गोलियां चीखती हुई गुजर रही थी। टैंक की गोलाबारी बंद हो गई थी। मैं तारों में टूटी हुई जगह देख चुका था। मैं अंधेरे में उठकर उस तरफ दौड़ पड़ा और तेजी से शगाफ में से दूसरी तरफ निकल गया। मुझे कमांडो शेरवान नजर नहीं आया। मैंने यही समझा कि वो मौलवी साहब को निकाल कर ले गया है। मैंने शगाफ से लाइट मशीन गन कंधे पर डाली और अंधेरे में दरख्तों की तरफ दौड़ा। अभी मैं काफी दूर था कि किसी तरफ से टैंक का गोला आकर मुझसे 10-12 कदम आगे फटा। मैंने गोले की चीख की आवाज पहले सुन ली थी। मैंने जमीन पर अपने आप को गिरा दिया। गोला धमाके से फटा। पत्थर और लोहे के टुकड़े जन्नाटे से इधर उधर बिखर गए। कुछ मिट्टी मेरे ऊपर भी गिरी। मैं लेटा हुआ था इसलिए बच गया। दौड़ रहा होता तो मैं उड़ गया था। मैं दोबारा दौड़ने के लिए उठा तो ऐन उस वक्त कैंप की जानिब इकट्ठे 3 रोशनी राउंड एक के बाद एक फायर हुए जिनकी रोशनी में घास के तिनके तक नजर आने लगे। मैं वहीं बैठ गया। अभी रोशनी राउंड्स की रोशनी बुझ नहीं थी और मैं बैठे बैठे जमीन से बाहर निकले हुए पत्थरों की तरफ चलने लगा था कि मेरे सामने और दाएं बाएं की जानिब से जबरदस्त फायरिंग के साथ कितने ही भारतीय फौजी दौड़ते हुए छलांगे लगाते हुए मेरे सामने आ गए। उनकी राइफलों और ब्रेन गन्नों और स्टेन गन्नों के रुख मेरी तरफ थे। उनका सेक्शन कमांडो हाथ में पिस्तौल पकड़े मेरी तरफ आया और उसने मुझे ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं तो चरवाहा हूँ। मेरा हुलिया फुल कमांडो का हुलिया था। मेरी शक्ल, मेरे कपड़े और मेरे पास जो असलहा था
وہ گواہی دے رہا تھا کہ میں خطرناک کمانڈو ہوں۔ سیکشن کمانڈو ٹھڈے مارتے مارتے تھک گیا تو دوسرے فوجی آگے بڑھ گئے۔ فوراً میری تلاشی لیتے ہوئے میرا ریوالور، لائٹ مشین گن، کمانڈو چاقو اور میگزین بیلٹ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور کھینچتے ہوئے کیمپ کے گیٹ کی طرف لے جانے لگے۔ اس دوران روشنی راؤنڈ بجھ گئے تھے، مگر فوجی کیمپ کی طرف کافی روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے کیمپ کی کئی جگہوں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے فوجی آگ بجھا رہے ہیں۔ آگ بجھ چکی تھی مگر دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ فوجی کیمپ کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا۔ ہمارے کیپسول بموں نے گیٹ کا ایک حصہ اڑا دیا تھا۔ فوجی ادھر ادھر دوڑ دوڑ کر کریٹ باہر نکال رہے تھے، شاید یہ اسلحے کے کریٹ تھے۔ مجھے دھکا دے کر فوجی ٹرک میں گرا دیا گیا۔ 6-7 مسلح بھارتی فوجی بھی اندر آ گئے اور ٹرک ایک طرف کو چل پڑا۔ مجھے ٹرک میں اس طرح بٹھایا گیا تھا کہ میں بھارتی فوجیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ یہاں میرے دونوں ہاتھ رسیوں سے پشت کی طرف باندھ دیے گئے۔ اس وقت مجھے کمانڈو شیروان کا خیال آ رہا تھا، خدا کرے کہ وہ مولوی صاحب کو لے کر نکل گیا ہو۔ ضرور وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اسے گرفتار نہیں کر سکے تھے۔ اگر گرفتار کرتے تو وہ بھی میرے ساتھ ہوتا۔ پھر مجھے اپنے اس مجاہد کمانڈو کا بھی خیال آیا جو خچر لے کر کمین گاہ سے ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اسے ہم نے پیچھے درختوں کے نیچے اندھیرے میں بٹھا دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ مولوی صاحب پر بھارتیوں نے کتنا تشدد کیا ہے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکیں گے، چنانچہ ہم انہیں خچر پر بٹھا کر اپنے مجاہد کے ہمراہ کسی دوسرے خفیہ پہاڑی راستے سے کمین گاہ کی طرف روانہ کر دیں گے۔ خدا کرے کہ یہ مجاہد کمانڈو اور کمانڈو شیروان مولوی صاحب کو لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ مجھے اب اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا وہ میرے سامنے تھا اور یہ سلوک میرے ساتھ کئی بار ہو چکا تھا۔ مجھے کسی فوجی انٹروگیشن سینٹر یا کسی ٹارچر سیل میں لے جایا جا رہا تھا جہاں مجھ پر ٹارچر کیا جائے گا۔ ایسی اذیتیں ایسے گھناؤنے طریقوں سے دی جائیں گی کہ جن کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ تمام اذیتیں برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ ایک تو مجھے دشمن کا انتہا درجے کا ٹارچر برداشت کرنے کی تربیت دی گئی تھی، دوسرے میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں بھارتی فوجیوں کی حراست میں تھا اور میں نے اپنے ساتھی کمانڈو کے ساتھ مل کر بھارتیوں کا تقریباً سارا فوجی کیمپ تباہ کر دیا تھا اور نہ جانے ان کے کتنے فوجی جوان اور افسر ہلاک کر دیے تھے۔ میرا ایک باقاعدہ کمانڈو ہونا بھی میرے لباس اور ایکشن سے ثابت ہو چکا تھا۔ اب یہ سوچنا احمقانہ بات تھی کہ یہ لوگ میری طرف سے ذرا سا بھی غافل ہوں گے اور میں ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو سکوں گا۔ اگرچہ دشمن کی حراست سے فرار ہونا میرا حق تھا اور میرا فرض بھی تھا اور میں نے فرار کے طریقے بھی سوچنے شروع کر دیے تھے، لیکن اس وقت میرا ذہن دشمن فوجیوں کے ہاتھوں پکڑے جانے اور کمانڈو شیروان کی کامیابی کے ساتھ مولوی صاحب کے وہاں سے نکل جانے سے پریشان تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بھارتیوں کی قید سے کیسے فرار ہو سکوں گا۔ ٹرک پہاڑی راستوں پر رات کے اندھیرے میں چلا جا رہا تھا۔ بھارتی فوجی مجھے گالیاں دے رہے تھے، ایک دو نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ بھی مارے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تم پاکستانی کمانڈو ہو، کشمیریوں کی مدد کرنے آئے تھے، ہم تمہیں ایسا مزہ چکھائیں گے کہ اپنے باپ کا نام بھی بھول جاؤ گے۔ ان میں 2 سکھ فوجی بھی تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ان میں سے کسی نے نہ تو مجھے گالی دی اور نہ تھپڑ ہی مارے، لیکن میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سکھ فوجی میری صرف اتنی ہی مدد کر سکتے ہیں کہ مجھے مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے میں ہندو فوجیوں کا ساتھ نہ دیں۔ ٹرک پہاڑ کی اترنے کے بعد ہموار سڑک پر آ گیا تھا۔ ٹرک کے اوپر ترپال کی چھت پڑی ہوئی تھی، صرف دروازے پر ترپال نہیں تھی جہاں سے پہاڑوں کی رات کی سرد ہوا اندر آ رہی تھی اور اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ٹرک ایک طرف مڑ گیا، یہ کوئی اور بھارتی فوجی کیمپ تھا۔ یہاں ٹرک پر سے مجھے کھینچ کر اتارا گیا۔ فوجی مجھے دھکے دیتے ٹھڈے مارتے کیمپ کے کوارٹر گارڈ میں لے گئے اور اندر دھکیل کر اس کے لوہے کی سلاخوں والا دروازہ بند کر دیا۔ باقی کی رات میں نے فرش پر بیٹھ کر اور کبھی لیٹ کر گزاری۔ دروازے کے آگے 2 مسلح بھارتی فوجی ہاتھوں میں اسٹین گن لیے ساری رات پہرا دیتے رہے۔ جب دن نکلا تو 6-7 فوجی مارچ کرتے ہوئے آئے، کوارٹر گارڈ کے سامنے زمین پر زور سے پاؤں مار کر رک گئے۔ ان کے آگے ایک صوبیدار میجر تھا۔ وہ کوارٹر گارڈ کی جیل کی طرف بڑھا۔ باہر جو فوجی پہرے پر کھڑا تھا اس نے فوراً تالا کھول دیا۔ صوبیدار میجر نے اندر آتے ہی میری آنکھوں پر کس کر پٹی باندھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ آنکھوں پر پٹی بندھنے سے پہلے میں نے اس کے کاندھے پر ایک سٹار، ایک پھول اور ایک پٹی کا صوبیدار میجری کا نشان دیکھ لیا تھا۔ میرے ہاتھ انہوں نے رات کو ہی کھول دیے تھے، یہاں پھر رسی سے پشت پر باندھ دیے گئے۔ مجھے کسی گاڑی میں دھکیل کر بٹھا دیا گیا۔ 2 فوجیوں نے دونوں طرف سے میرے بازو پکڑ رکھے تھے۔ جب گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا اور باہر سے گاڑی کے دروازے کو لاک کرنے کی آواز آئی تو انہوں نے میرے بازو چھوڑ دیے۔ یہ گاڑی بھی کوئی ٹرک لگ رہا تھا، اس کے انجن کی آواز ٹرک کے انجن جیسی تھی۔ پہاڑی اترائی چڑھائی کے راستوں پر یہ ٹرک دیر تک سفر کرتا رہا، پھر ہموار سڑک آ گئی۔ لگتا تھا ٹرک میدانی علاقے میں آ گیا ہے۔ میدانی علاقے میں ٹرک کافی زیادہ رفتار سے دیر تک چلتا رہا۔ مجھے فضا میں گرمی کا احساس ہونے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ٹرک کشمیر کی ٹھنڈی پہاڑیوں سے نکل کر پنجاب کے میدانوں میں سفر کر رہا ہے۔ ایک بار پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، مگر یہاں پہاڑوں والی ٹھنڈی ہوا نہیں تھی۔ ایک جگہ ٹرک آخر رک گیا۔
ट्रक से निकालकर 2 फौजी मेरे बाजू को पकड़कर मुझे चलाते हुए एक बंद सी फजा में ले आए। फिर उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी, हाथ की रस्सियां भी खोल दी। ये एक नीम रोशन लकड़ी की छत वाला कमरा था जिसका फर्श खाली था। कमरा छोटा सा था। मैं फर्श पर बैठ गया। एक सूबेदार मेजर मेरे सामने खड़ा मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कहने लगा, वो लैट्रिन है, उधर नल का लगा है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगाकर चला गया। कमरे में लैट्रिन का दरवाजा भी था। मैं उस तरफ गया, वहाँ नलके से बाल्टी में पानी गिर रहा था। यहाँ मैंने मुंह हाथ धोया और वापस आकर फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया तो 2 फौजी आ गए। एक ब्रेन गन लेकर दरवाजे पर खड़ा था, दूसरे ने 2 रोटियां जिस पर दाल पड़ी हुई थी मेरे हाथ में थमा दी और मार्च करता बाहर निकल गया। दरवाजा एक बार फिर मुकफ्फल कर दिया गया। मैंने दोनों रोटियां खा ली। कमरे की दीवारें पत्थर को जोड़कर बनाई गई थीं। इनमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनदान भी नहीं था। दिन की रोशनी सिर्फ बंद दरवाजे की दुर्जों में से अंदर आ रही थी। मैंने एक दुर्ज में से बाहर झांक कर देखा। बाहर मुसल्ला फौजी पहरा दे रहे थे। सामने कुछ फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। ये भी कोई फौजी कैंप ही था। कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे कुछ शक हो रहा था कि इन्हें मेरे साबिका रिकॉर्ड का इल्म हो गया है और इस वजह से वो मुझसे जबरदस्त इंटेरोगेशन करने के वास्ते जम्मू या उससे भी आगे पंजाब के किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ले जा रहे हैं और मुझसे वो सब कुछ पूछना चाहते हैं जो मुझे मालूम है और वो भी पूछना चाहते हैं जो मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात ये भी बड़ी अहम थी कि उन्हें पता चल गया था कि मैं कश्मीरी कमांडो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ट्रक में फौजियों से जो 2-1 बातें की थी उससे जाहिर हो गया था कि मैं कश्मीरी कमांडो नहीं हूँ। क्योंकि मैं कश्मीरी में बातचीत नहीं कर सकता था, इसलिए वो मुझे पाकिस्तानी कमांडो ही समझ रहे थे और एक ऐसे पाकिस्तानी कमांडो का भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथ आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जो उनके असलहे से लदे हुए जहाजों, एमुनिशन के जखीरों, फौजी ट्रेनों और न जाने कितने फौजी कैंपों को धमाकों से बर्बाद कर चुका था। मेरा ख्याल था यहाँ से वो मुझे किसी दूसरी जगह ले जाकर पूछगिछ शुरू कर देंगे, लेकिन वो मुझे आगे न ले गए और उस जगह पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला वहाँ पहुँचने के 1 दिन बाद शुरू हुआ। उन्हें शायद दूसरे शहर से 2-3 खास और बड़े माहिर, तजुर्बाकार और बुचर किस्म के फौजी अफसरों के आने का इंतजार था। वो दिन और रात कोठरी में किसी ने मुझसे कुछ न कहा। दिन के वक्त दाल रोटी दी गई, दोपहर के वक्त भी वैसी ही 2 रोटियां और दाल दी गई, रात को भी यही कुछ खाने को दिया गया। रात भी गुजर गई। अगले दिन कोठरी में 4 फौजी दाखिल हुए। इनमें 2 आम सिपाही थे और 2 फौजी अफसर थे। इनमें से एक कैप्टन और दूसरा मेजर के रैंक का था। कैप्टन डोगरा था और मेजर मद्रासी लगता था। पूछगिछ की इब्तिदा बज़ाहिर बड़े प्यार मोहब्बत से हुई। डोगरा कैप्टन का उर्दू बोलने का लहजा चंबे कांगड़े का था, जबकि मेजर का लहजा मद्रासियों वाला था। जिस तरह वो उर्दू बोल रहे थे वो मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि जो कुछ उन्होंने पूछा आम जबान में लिखूंगा। सिपाही अपने साथ एक कुर्सी भी लाए थे जो उन्होंने मेरे सामने डाल दी और पीछे हटकर दरवाजे के पास ब्रेन गन्ने लेकर अटेंशन खड़े हो गए। कैप्टन और मेजर मेरे सामने कुर्सियों पर बैठ गए। मद्रासी मेजर ज्यादा तजुर्बाकार और होशियार था। बैठते ही उसने मेरी तरफ देखा और पीछे खड़े सिपाहियों से पूछा, तुमने हमारे पाकिस्तानी जवान को खाने को क्या दिया था? एक सिपाही ने फौरन जवाब दिया, सर लंगर से दाल रोटी लेकर आया था। उसे डांट कर कहा, जंगली, ये तुम्हारी तरह का दाल खाने वाला जवान नहीं है, ये पाकिस्तान का फौजी है, इसे हलाल गोश्त क्यों नहीं ला कर दिया? सिपाही ने फौरन कहा, यस सर, अब हलाल गोश्त का राशन ला कर देगा सर। उसके बाद मद्रासी मेजर ने बड़ी माजरत के अंदाज में मुझसे मुखातिब होकर कहा, जवान, इनसे गलती हो गई, आज से तुम्हें हलाल गोश्त मिलेगा। मैंने कहा, पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तानी फौज का जवान नहीं हूँ, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। दूसरी बात यह है कि आप मुझ पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश न करें। डोगरा कैप्टन ने बड़े नर्म लहजे में कहा, जवान, अगर तुम कश्मीरी मुजाहिद हो तो तुम कश्मीरी में बात क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें कश्मीरी जबान बोलना ही नहीं आती, फिर तुम कश्मीरी मुजाहिद कैसे हो सकते हो? मैंने कहा, मैं मशरकी पंजाब का मुसलमान पंजाबी हूँ और कश्मीर के जिहाद में सिर्फ इस्लामी जज्बे के मातहत शरीक हुआ हूँ। मेरा पाकिस्तान से या पाकिस्तानी फौज से कोई ताल्लुक नहीं। मद्रासी मेजर ने जेब से चमड़े का बटवा निकाला, उसे एक तरफ से खोला, उसमें सिगार भरे हुए थे। एक सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने अंग्रेजी में कहा, मुझे मालूम है तुम सिगार शौक से पीते हो, ये लो, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अंग्रेजी जबान बड़ी रवानी से बोल लेते हो, और मुझे ये भी इल्म है कि तुम हिंदी और संस्कृत भी जानते हो और गुजरात काठियावाड़ की गुजराती जबान अच्छी तरह से समझ लेते हो और बोल भी लेते हो। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। इन लोगों को मेरे तमाम साबिका रिकॉर्ड का इल्म हो चुका था। मैंने अंग्रेजी में जवाब देने की बजाय अपनी उर्दू जबान में ही कहा, मुझे न संस्कृत आती है, न मैं गुजराती जबान जानता हूँ और न मुझे सिगार पीने का शौक है। बेहतर होगा कि आप उल्टे सीधे हथकंडे आजमाने की बजाय मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं सीधी तरह पूछें। अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं बता दूंगा। मेजर और कैप्टन ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर देखा। मद्रासी ने सिगार वाला बटवा बंद कर दिया, खुद भी सिगार न सुलगाया। कहने लगा, दोस्त, तुम तो खामखा नाराज हो गए हो, लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, चलो फिर मिलेंगे। ये कहकर वो लोग कोठरी से चले गए। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया और बाहर 2 फौजी दरवाजे के आगे टहलकर पहरा देने लगे। लकड़ी की छत वाले इस छोटे से कोठरी नुमा कमरे में कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं था।
मैं सिर्फ दरवाजे की एक आध दुर्ज में से बाहर की थोड़ी सी झलक देख लेता। चूंकि ये मैदानों से जरा ऊपर की जानिब पहाड़ी इलाका था, इसलिए वहाँ मैदानी इलाकों वाली गर्मी और हब्स नहीं था, कश्मीर की पहाड़ियों वाली सर्दी भी नहीं थी। 2 दिन यूं गुजर गए, कोई मुझसे पूछगिछ करने न आया। इस दौरान मुझे 3 वक्त आलू गोश्त का सालन और ताज़ा रोटियां मिलती रहीं। 3 वक्त लंगर की चाय भी मिल जाती थी। तीसरी रात को एक साड़ी वाली नौजवान औरत अंदर आकर मेरे पास बोरिए पर बैठ गई। अब रात को मेरे कमरे में लैंप रोशन कर दिया जाता। उस औरत के माथे पर तिलक लगा था। ये हिंदू औरत थी। रंग खिलता हुआ था, जिस्म बड़ा पुरकशिश था, नक्श खूबसूरत थे, आंखें भी सहर अंगेज थीं। मैं समझ गया कि ये औरत इन लोगों ने ही मुझे सीधी राह से भटकाने और अपनी राह पर लाने के लिए भेजी है। औरत ने आते ही बड़ी साफ उर्दू में कहा, मैं जानती हूँ तुम यही समझ रहे होगे कि मुझे यहाँ के कैप्टन और मेजर साहब ने भेजा है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। मुझे कैप्टन और मेजर साहब ने ही तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कि इन लोगों के आगे हठ धर्मी से काम न लेना। ये दोनों जल्लाद हैं और ये तुमसे 2-3 बातें पूछना चाहते हैं। इन बातों के बताने से तुम्हारे इज्जत और ओहदे में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि तुम इंतहाई हौलनाक अजियत उठाने से बच जाओगे। मैं उस हिंदू औरत की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, श्रीमती जी, तुम अपनी जगह पर हो सकता है ठीक कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए अगर मैंने हठ धर्मी से काम न भी लिया तो ये लोग मेरा एतबार नहीं करेंगे। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी साफ गोई से खुशी हुई है। दूसरी बात कि मेरा नाम सुशीला है। तुम मुझे श्रीमती की बजाय सुशीला कहकर मुखातिब करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। उसने बड़ी बेबाकी से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे दबाते हुए बोली, इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें खुश करने के लिए भेजा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इस हकीकत का इल्म है कि पाकिस्तानी फौज के कमांडो बड़े आला किरदार के इंसान होते हैं। वो अपने किरदार पर जरा सा भी दाग नहीं आने देते। वो बड़े पाकबाज और बहादुर होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात मैं तुम्हें अपने तौर पर बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुम्हें एकदम नहीं मारेंगे, तुम्हें खुद भी नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे कि तुम खुद मौत की ख्वाहिश करने लगोगे। ये फिर भी तुम्हें नहीं मारेंगे। मैंने इस कैप्टन और इस मद्रासी मेजर जैसा संगदिल और इंसान को तड़पते हुए देखकर खुश होने वाला आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, सुशीला साहिबा, बेहतर यह है कि तुम भी अपना ये भाषण बंद करके वापस मेजर और कैप्टन के पास चली जाओ। तुम नाहक मेरा सर खा रही हो। सुशीला उठते हुए बोली, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही थी। तुम एक बार फिर मेरी बातों पर गौर करना। मैं कल आऊंगी। वो चली गई तो मैं आंखें बंद करके लकड़ी के फर्श पर जो बोरिया उन लोगों ने लाकर बिछाया हुआ था उस पर लेट गया। दोपहर को मुझे भुना हुआ गोश्त और उसके साथ 3 तंदूरी रोटियां दी गईं, साथ खीर भी थी। मैं समझ गया कि ये कुर्बानी का बकरा पाल रहे हैं। जो कुछ खिला रहे हैं सब एक एक करके निकाल लेंगे। मैं चूंकि हर किस्म का तशद्दुद और टॉर्चर के हर गैर इंसानी हरबे के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था, इसलिए मजे से सब कुछ खाता पीता रहा। दूसरे दिन भी मेरी खूब आवभगत हुई। कोई मुझसे कुछ पूछने नहीं आता था। एक फौजी सिपाही खाना और चाय लेकर आता और चला जाता। दूसरी रात को सुशीला फिर आ गई। उस रात उसने बड़े भड़कीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें से उसका पेट साफ नजर आ रहा था। पेट तो भारत में हर साड़ी पहनने वाली औरत का नजर आता था, मगर सुशीला का कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा था। मैं समझ गया कि वो मुझ पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करके आई है। आते ही मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, मेजर साहब और कैप्टन साहब तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, कहते हैं कि तुम बड़े बहादुर और कैरेक्टर वाले पाकिस्तानी कमांडो हो। मैंने वहीं उसकी बात काट दी। अपना जुमला दुरुस्त कर लो, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। वो हंसकर बोली, तुम कुछ भी कह लो, तुम वाकई मुझे बड़े अच्छे लगते हो। वो मेरे करीब हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मोहब्बत से सहलाने लगी। मैंने अपना हाथ खींच लिया। तुमने जो बात करनी है वो करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। सुशीला ने मेरी बात को जैसे बिल्कुल न सुना। कहने लगी, इन लोगों ने तुम्हारा जो हाल करना है उसको सोचकर ही मेरी आत्मा कांपने लगती है। मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देती हूँ कि इन्हें जो ये पूछना चाहते हैं बता दो, फिर ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कम से कम मेरी खातिर अपने आप को मौत के हवाले न करना। मैं हंस पड़ा। कमाल है, तुम मेरी क्या लगती हो जो मैं तुम्हारी खातिर ऐसा करूं? और फिर मैं उन्हें वो कुछ कैसे बता सकता हूं जो मुझे मालूम ही नहीं। वो तो मुझे पाकिस्तानी कमांडो समझ रहे हैं। वो मुझसे पूछेंगे कि मेरे साथी पाकिस्तानी कमांडो इंडिया में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कहां पर हैं। मैं न पाकिस्तानी कमांडो हूं, न मेरा कोई साथी यहाँ पर है, इसलिए मैं इनके सवालों के इनकी मर्जी के मुवाफिक जवाब कैसे दे सकता हूँ। यहाँ सुशीला ने वो बात जाहिर कर दी जिसके बारे में मुझे पहले ही शक पड़ चुका था। कहने लगी, यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास तुम्हारा सारा पुराना रिकॉर्ड पहुंच चुका है। कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव को तुम्हारे बारे में एक एक बात का पता है। तुम्हारी सारी फाइल इनके पास मौजूद है। तुमने गुजरात, दिल्ली, तिरुचिरापल्ली, नागपुर में इंडियन मिलिट्री को जो नुकसान पहुंचाया है और उनके जितने फौजियों को मारा है उसका एक एक रिकॉर्ड इनके पास है। तुम किसी बात से कैसे इनकार कर सकते हो, जबकि दिल्ली की अखबारों में छपने वाली तस्वीर के तराशे भी फाइल में लगे हुए हैं। मैं खामोशी से उस हिंदू औरत सुशीला की बातें सुन रहा था जो बिल्कुल सही थी। वो कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामा राव ने इस औरत को इसलिए मेरे पास सारा कोड ब्रीफ करके भेजा था कि मुझे मालूम हो जाए कि मेरा कोई कमांडो एक्शन इन लोगों से छुपा हुआ नहीं है और इनके पास मेरा फुल रिकॉर्ड मौजूद है
جو ایک مصدقہ دستاویز ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس عورت کے ذریعے میں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر راضی ہو جاؤں، مگر یہ بات میرے اصول کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں کمانڈو ہوں اور میں نے بڑی تباہی مچائی تھی تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا، مگر اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ میں پاکستانی کمانڈو ہوں، جبکہ یہ ایک حقیقت بھی تھی۔ میں نے سشیلا سے کہا، مجھے اب جو کچھ کہنا ہے وہ میں کیپٹن بترا میجر راما راؤ کے سامنے ہی کہوں گا، تمہیں اب بار بار میرے پاس آنا نہیں چاہیے۔ سشیلا نے 2-4 بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مدراسی میجر راما راؤ اور ڈوگرا کیپٹن بترا گئے۔ ان کے ساتھ 2 فوجی تھے جنہوں نے لوہے کی 2 کرسیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ کرسیاں میرے سامنے رکھ دی گئیں، میجر اور کیپٹن ان پر بیٹھ گئے۔ فوجی دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ڈوگرا کیپٹن نے بڑے دوستانہ انداز میں مجھے بتایا کہ میرے بارے میں ان کے پاس فل ریکارڈ موجود ہیں اور یہ کہ میں اپنے پاکستانی کمانڈو ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو ہم تم سے پوچھیں تم ہمیں بتا دو۔ ہم صرف تم سے 2-3 سوال ہی پوچھیں گے، تمہیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مدراسی میجر نے میری طرف جھک کر کہا، ہمیں صرف یہ بتا دو کہ تمہارے دوسرے پاکستانی کمانڈو یہاں کہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور تمہارا اگلا کمانڈو آپریشن کیا تھا۔ بس صرف یہی 2 آسان سے سوال ہیں، ہمیں ان کے جواب دے دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ بے شک واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاؤ، اگر پاکستان جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں خود بارڈر کراس کرا دیں گے۔ یہ سوال مجھ سے دلی، ترچناپلی اور گوالیار کے ٹارچر سینٹروں میں کئی بار پوچھے گئے تھے اور میں نے ان کا ایک ہی جواب دیا تھا کہ میں پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں، کشمیری حریت پرست ضرور ہوں اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنا میرا مذہبی اور انسانی حق ہے۔ جب میں نے جہاں بھی یہی جواب دیے تو کیپٹن بترا اور میجر راما راؤ کا پارا آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ راما راؤ بولا، چلو ہمیں یہی بتا دو کہ کشمیری مجاہدوں کے کمانڈو شیروان کا خفیہ اڈا کہاں پر ہے، اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے معلوم ہے کہ کمانڈو شیروان کی خفیہ کمینگاہ کہاں پر ہے، لیکن میں تم لوگوں کو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اس پر مدراسی میجر کا چہرہ غصے سے اور کالا ہو گیا، انگریزی میں مجھے گالی دی اور میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ایک بار تو میری آنکھوں کے آگے تارے ناچ اٹھے۔ میں اس مدراسی کی گردن 1 سیکنڈ میں توڑ سکتا تھا، لیکن وہ مقام ایسا نہیں تھا، اس کی گردن توڑنے کا فائدہ بھی نہیں تھا، اس کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا راما راؤ آ جاتا۔ میں یہ بے عزتی برداشت کر گیا۔ اب دونوں نے مجھے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور ان کی مار کھاتا رہا۔ جب وہ تھک گئے اور ہانپنے لگے تو چلے گئے۔ دوسرے روز مجھے اس پہاڑی فوجی کیمپ کے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، جہاں اذیت دینے اور غیر انسانی ٹارچر کے ہر قسم کے آلات پڑے تھے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ 1 گھنٹے کے ٹارچر کے بعد واقعی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ٹارچر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔